हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो काफ़ी प्रेशर में है इन दिनों। काफ़ी उसके अंदर गिरावट देखने को मिली। तो मैं बात कर रहा हूँ बंधन बैंक की। तो देखते हैं उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे। बिजनेस एनालिसिस के लिए इनकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो ये इनका वेबसाइट है जिसके अंदर इन्होंने जो है पर्सनल के अंदर जो है एक पर्सनल बैंकिंग वगैरह ये प्रोवाइड कराते हैं। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सारी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो अमूमन जो बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा अगर इनके बिज़नेस के ऊपर चलें तो बिज़नेस के अंदर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये सारा जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस के लिए भी ये लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट इज़ गुड। और तो काफ़ी अगर इनके बिज़नेस के बारे में बताऊँ तो बेसिकली जो इनका प्राइमरीली जो बिज़नेस होता है वो माइक्रो फाइनेंस का है। तकरीबन 65% इनका जो है वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर है काम। माइक्रो फाइनेंस के अंदर ये छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड कराते हैं जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है उसके अंदर, जैसे कि इक्वेटस एंड उज्जीवन, ये जो बैंक्स हैं इनके, जो ये जो पीयर्स हैं इनके, ये भी सेम वही काम करते हैं। अगर आपको इक्वेटस एंड उज्जीवन के ऊपर वीडियो देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने उनके अंदर भी एनालिसिस किया था कुछ दिनों पहले। तो चलिए ये इनका बिजनेस एनालिसिस हो गया और उसके बाद में अब चलते हैं इनका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या है और क्यों ये शेयर प्रेशर में है काफ़ी दिनों से। तो देखते हैं फंडामेंटल के अंदर। तो तकरीबन मार्केट कैप इनका काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, तकरीबन 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 284 है। और उसके अलावा मैं पी और आरओसी भी इसके अंदर कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि बैंक्स के अंदर एक्चुअल आरओसी निकल के नहीं आता है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। और डेट को भी मैं जो है यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि जो इनकी जो बोरोइंग्स होती हैं बैंक्स की वो एज ए डेट ये शो करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 40% है। प्लेस कोई भी शेयर नहीं है इनका। डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है हाल फिलहाल ये कंपनी। तो चलिए अब इसके अंदर देखते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर मार्च 2021 के अंदर इनका रिजल्ट जो है अच्छे नहीं थे पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। और अगर देखा जाए पिछले साल मार्च की अपेक्षा अच्छे हैं इनके, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से मैं कंसिस्टेंट रिजल्ट कहूँगा इनके। इतने कुछ बेकार भी नहीं है और इतने कुछ अच्छे भी नहीं है रिजल्ट्स। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू ओनली फॉर नाउ। तो चलिए फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर देखेंगे आप, माइनस के अंदर ये फाइनेंशियल प्रॉफिट इनके गए हैं। और शायद मेरे हिसाब से पिछले जो 9-10 क्वार्टर्स के अंदर अभी ये माइनस के अंदर गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन के अंदर काफ़ी कमी आई है। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो देखा जाए उसके अंदर भी काफ़ी कमी आई है। पिछले क्वार्टर में भी कम था और अभी भी कम है। और इसका सीधा सीधा रीज़न जो है वो ये जो पेंडेमिक वाला जो अभी क्राइसिस चल रहा है वो सीधा सीधा इसका रीज़न है। क्योंकि इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं वो, और ये टाइम उनके सर्वाइवल का है, राइट। तो जाहिर सी बात है काफ़ी इन्होंने डिफ़ॉल्ट बैंक्स के अंदर हुआ होगा उनका, और वो नंबर सीधा सीधा यहाँ पे ग्रॉस एनपीए में निकल के आता है जो कि तकरीबन 7% है। नेट एनपीए 3.5% है, यहाँ पे 3.5%। और यहाँ पे देखा जाए नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी कमी देखने को मिली है पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो फंडामेंटल्स यहाँ पे सही नहीं बोल रहे हैं कंपनी के। उसके अलावा देखा जाए तो मार्च 2021 के अंदर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अच्छे खासे यहाँ पर रेवेन्यू हैं। और जबकि यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू अच्छे नहीं थे, फिर भी इनके काफ़ी अच्छे इन्होंने मेंटेन किए हैं। दैट इज़ गुड। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट में कमी आई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है, नेट प्रॉफिट के अंदर कमी आई है। डिविडेंड यहाँ पे 7% का दिया है इन्होंने, जो कि एक ठीक है, अच्छी बात है। बैलेंस शीट के अंदर बात करें यहाँ पे, तो बैलेंस शीट के अंदर अभी 21 का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये डेटा जो है ये 2020 के मुकाबले कम ही होगा। लेकिन अगर 2020 की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे जो है अच्छी खासी ग्रोथ निकल के आई थी। यहाँ पे बोरोइंग्स भी काफ़ी अच्छी निकल के आई थी। बोरोइंग्स इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लोन दिया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात भी है। क्योंकि उनके कस्टमर्स हैं, वो जो कस्टमर पैसा जो देते हैं जो इन बैंक्स के अंदर होता है वही इनकी जो है एक तरीके से बोरोइंग्स होती हैं। तो इसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 2020 के अंदर जो है अच्छी खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया था, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट मैं बता दूं 2021 के अंदर ये जो डेटा यहाँ पे 2020 में शो हो रहा है, ये डेटा जो है यहाँ पे इस तरीके का नहीं होगा और एक डाउन साइड में ही डेटा होगा यहाँ पे। चलिए तो कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो भी इनका सही नहीं है, जो कि माइनस के अंदर गया है। पिछले साल इनका अच्छा खासा कैश फ्लो था। जबकि इनकी जो पीयर्स जो कंपनीज हैं, जो इक्वेटस, उज्जीवन जो मैंने बताई हैं, वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही हैं अभी।
और अच्छे खासे उनके रिजल्ट्स भी हैं। तो एक यही एक एक्सेप्शनल यहाँ पे कंपनी नज़र आती है। उसके अलावा देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट होल्डिंग है पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे पहले जून 2020 के अंदर अच्छी खासी होल्डिंग थी इनकी। उसके अलावा देखा जाए यहाँ पे FIAs ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, DIAs ने भी अपनी होल्डिंग कम की है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे निकल के ये आती है कि अगर पब्लिक के अंदर यहाँ पे 23% जो शेयर पब्लिक के पास में है, यहाँ पे तकरीबन जो है 10% शेयर जो है SDFC लिमिटेड के पास में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। SDFC लिमिटेड यहाँ पे देखिए 2 रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि SDFC में काफ़ी अच्छा FIAs का इन्वेस्टमेंट है, राइट, और पिछले दिनों में SDFC भी काफ़ी गिरा है, राइट। पहला रीज़न तो ये भी है, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ बंधन बैंक के ऊपर भी आया होगा, राइट। लेकिन SDFC एक ऐसा बैंक है जिसको इन छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कंसिस्टेंट ग्रोथ करेगा। और पिछले 2-3 जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उसके अंदर वो अच्छा खासा ग्रो भी कर रहा है। शेयर जो है शेयर्स के अंदर हाइक्स हैं उसके। और दूसरा इसका जो यहाँ पे देखा जाए पब्लिक के अंदर ही शो कर रहा है डेटा, तो पब्लिक के अंदर तकरीबन जो है 4%, पौने 4% के करीबन जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC जो है उसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए तकरीबन तो 10% के करीबन मुझे जो आम पब्लिक है उनके पास में जो इनके शेयर नज़र आते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेशन हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है, नीचे गिरा है। तो बहुत सारी जो पब्लिक है उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है उनकी वो जाहिर सी बात यहाँ पर निकाली होगी। और अब वो चीज़ माल कहाँ लपेटा जा रहा है वो तो पता चलेगा बाद में। लेकिन अच्छी बात इसकी ये है कि पब्लिक के अंदर जो है HDFC और LIC के पास में पैसा है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये जो डेटा कह रहा है, ये डेटा भी यहाँ पे ठीक यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो ये हुई इसके फंडामेंटल की बात। देखिए बिज़नेस अच्छा है, फंडामेंटल में थोड़ा नहीं काफ़ी कमज़ोर है अभी ये शेयर, और उसका रीज़न है इसी वजह से वो जो शेयर है यहाँ पे गिरा है काफ़ी। तो चलिए अब चार्ट के अंदर देखते हैं। और मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है आज, क्यों मैं ये एनालिसिस लेके आया हूँ। अमूमन मैं एनालिसिस उन्हीं शेयर्स के लेके आता हूँ जो मुझे लगता है कि वो ऊपर जाने वाले हैं, राइट। तो क्यों लेके आया हूँ उसका रीज़न चार्ट्स के अंदर समझते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे शाम को तकरीबन 7 बजे आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, एक एनालिसिस लेके आता हूँ। तो आप उसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे काफ़ी वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने काफ़ी एनालिसिस किए हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे वीडियो जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए इसके चार्ट एनालिसिस के अंदर चलते हैं। तो चार्ट्स के अंदर अब क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो देखते हैं। देखिए तकरीबन ये शेयर जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, जब तक पेंडेमिक नहीं आया था। काफ़ी अच्छा खासा इनका बिजनेस था, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद में यहाँ पे शार्प फॉल आया, फॉल आने के बाद में काफ़ी अच्छे से ये करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के बाद में वापस ये अपसाइड मूवमेंट दिया इसने यहाँ पे। और ये सारे जो अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को आप देखेंगे ना, तो इसके जो लोज यहाँ इसने बनाए वो अपर साइड में बनाए, जो कि एक अच्छी बात थी। उसके बाद में इसको मार पड़ी यहाँ पे जो इनके जो रिजल्ट्स आए हैं उसकी, और रिजल्ट्स आने के बाद में तकरीबन ये वापस से एक डाउन ट्रेंड के अंदर ये शेयर गया है यहाँ से। और डाउन ट्रेंड के अंदर जाने के बाद में इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे, और कंसोलिडेट होने के बाद में इसने जो एक ब्रेकआउट दिया डाउन साइड के अंदर, और तीनों जो इसकी जो DMA है उसको क्रॉस किया। क्रॉस करके यहाँ पे तकरीबन ये अभी 280 पे अभी ये जो है ट्रेड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे अच्छी बात इसकी क्या लगी है, मुझे अच्छी बात इसकी ये लगी है कि इस लेवल पे अभी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो एक इसने जो है ये ट्रेंड लाइन है इसकी, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन एक बना रहा था, एक काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे डाउन साइड के अंदर, उसको इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। कल इसने तकरीबन इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे जो है इसको सपोर्ट पे रहा ये शेयर, और उसके बाद में आज इसने ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी की है इसने, राइट। तो अब जो मेरा एनालिसिस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे, और उससे पहले एक चीज़ और, यहाँ पे वॉल्यूम्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, मतलब डिलीवरी ले रहे हैं लोग बाग इसकी, राइट। तो चार्ट के अंदर ये शेयर जो है अभी जो इसका चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है ना, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है। यहाँ पे एक डाउन साइड में कैंडल बनी है यहाँ पे, उसके बाद में इसने एक कैंडल जो बनी ये हैमर डोजी कैंडल यहाँ पे बनी है। और उसके बाद में जब इस तरीके से वॉल्यूम्स ऊपर आते हैं और शेयर ऊपर जाता है, यहाँ पे अपर साइड में कैंडल बनती है, तो अगर डाउन साइड में इस तरीके का अगर पैटर्न बनता है तो वो एक रिवर्स ट्रेंड का जो है
इंडिकेट करता है। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है एक अपसाइड मूवमेंट पकड़ सकता है यहाँ पे। बाकायदा इसका जो है फंडामेंटल अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर यहाँ से जो है एक अपसाइड के अंदर जा सकता है और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से दे सकता है, कम से कम इस लेवल के लिए ये दे सकता है। तो यहाँ पे जो है अपने जो टारगेट निकल के आते हैं वो टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। सबसे पहला टारगेट इसका निकल के आता है जो है वो ये निकल के आता है, जो कि तकरीबन 15% है। उसके अलावा सेकंड टारगेट जो है वो निकल के आता है, वो ये टारगेट निकल के आता है जो कि तकरीबन 25% है। और इसका जो है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, मतलब कुछ दिनों तक ये शेयर हो सकता है और कंसोलिडेट हो और यहाँ से नीचे गिरे, तो हो सकता है ये शेयर, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो ये शेयर हो सकता है आपको ये लेवल जो है आने वाले टाइम में ये लेवल्स ये आराम से दिखा सकता है। अगर, क्योंकि देखिए जितना शेयर के अंदर फंडामेंटली यहाँ पे कमज़ोर हुआ था शेयर, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी इसके अंदर जो गिरावट हो चुकी है, और गिरावट होने के बाद में ये अप ट्रेंड के अंदर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक मेरा जो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हैं तो इस शेयर के अंदर नहीं जाइएगा। लेकिन अगर आप एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आप इसके अंदर बिल्कुल एक स्मॉल क्वांटिटी से यहाँ पे अपना जो है कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको ये अच्छे रिटर्न जो है दे सकता है शेयर। मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, मैंने इसके अंदर आज ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन मेरी ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। आप अपना जो एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनसे बात करें, उसी के बाद में कोई आप इसके अंदर स्टेप लें, कोई आप इसके अंदर स्टैंड लें। तो ये आज का एनालिसिस था। मुझे इसके अंदर अब थोड़ी सी तेज़ी नज़र आती है, और अगर आपने ऑलरेडी ऊपर, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ऊपर वाले लेवल पे फंसे हुए हैं, अगर आप वहाँ पे फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कम से कम इसको जो है 1 वीक दीजिए आप, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि इसका ट्रेंड किसकी तरफ कहाँ जाता है। तो आज के लिए यही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं वापस।